हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर स्टडी टॉपिक हेनरीज लॉ। हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी ने किसको डिस्क्राइब किया अपनी थ्योरी में, इसको हम पहले ट्रिक बेस पे समझेंगे कि हेनरी ने अपनी थ्योरी में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया होगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हेनरी के फर्स्ट लेटर है एच, ठीक है। तो एच में आपकी एच से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपका क्या है, एक गैस है, ठीक है। दूसरा एक आपका प्रोडक्ट होगा एच से H2O, क्या हो जाएगा, H से H2O, और H2O आपका क्या है, लिक्विड है, आप जानते हैं। H से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस होता है, और एक H से दूसरा मेरा कंपाउंड है H2O, और H2O क्या होता है, लिक्विड है। तो हेनरी ने अपने लॉ में गैस की सॉल्युबिलिटी को बताया है, किसके अंदर, इन लिक्विड में। गैस की सॉल्युबिलिटी को बताया है हेनरी ने, किसके अंदर, लिक्विड में। आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम में कि H से गैस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस, और H से H2O, H2O क्या होता है, लिक्विड। तो हेनरी ने गैस की सॉल्युबिलिटी को बताया है, किसके अंदर, लिक्विड में। क्लियर हो गया। तो इसमें एक सॉल्युबिलिटी वर्ड आ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी मैं इससे पहले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाके इसको डीप स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक रफली फिगर सॉल्युबिलिटी का बताऊँगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी वर्ड आया है तो आपको क्लियर हो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट, जो भी चीज़ आप किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, वो उस सॉल्यूट का क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्यूट का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, जैसे NaCl, ठीक है। NaCl को हम वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो Na क्या होगा, NaCl आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं H2O में, तो जो NaCl डिसॉल्व हो जा रहा है वो NaCl क्या कहलाए, वो NaCl की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। NaCl का वाटर में डिसॉल्व होना NaCl की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। क्लियर होगा, हो गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ का किसी सॉल्वेंट में क्या होना, डिसॉल्व होना, किसी भी कंपोनेंट का। सॉल्युबिलिटी आपको क्लियर हो गया। आपने ये भी पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सॉल्युबिलिटी पर देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है, प्रेशर का इफेक्ट भी पड़ता है। सॉल्युबिलिटी पर आपका सॉल्वेंट का नेचर कैसा है एंड सॉल्यूट का नेचर कैसा है, उसका इफेक्ट भी पड़ता है। सॉल्यूट के साइज का भी इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सॉल्युबिलिटी पे बहुत सा इफेक्ट पड़ता है, पर स्पेशली हम यहाँ पे वही इफेक्ट का बात करेंगे जो इफेक्ट हेनरीज लॉ में आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को और प्रेशर को बताएंगे कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हेनरी ने अपने लॉ में यही बताया है कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या बताया हेनरी लॉ ने, किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यही हेनरी लॉ ने हमें बताया है। अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर को ही मैं यहाँ से बताऊंगी। बीटेक का कंटेनर, हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, ये कंटेनर है। कंटेनर में नीचे मैंने क्या ले लिया, लिक्विड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, H2O भी बोल सकते हैं, और जिसे हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके ऊपर का जो पोर्शन है, इसमें गैस के पार्टिकल्स है, क्या है, गैस है। सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि गैस के जो पार्टिकल्स सॉल्वेंट के सरफेस पे होते हैं, वही सॉल्वेंट में आकर डिसॉल्व होते हैं। गैस की ये जो पार्टिकल्स ऊपर की ओर दिख रहे हैं, ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे सॉल्वेंट में, ठीक है। सिर्फ जो इसके कांटेक्ट में है वही डिसॉल्व होंगे। अब इस पर हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा देखिए, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, वो क्या होने लगेंगे, और दूर दूर होने लगेंगे, ऊपर की ओर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो इस सरफेस एरिया पे से नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या गैस के पार्टिकल्स इस सरफेस एरिया से क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर की ओर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे।
तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सरफेस पे जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अब हम बात करेंगे प्रेशर की इफेक्ट की। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ ने अपने लॉ में यही बताया है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो जो इस एस है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पार्शियल प्रेशर की। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। प्रेशर आप डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये तो इनकी थ्योरी से हम समझ गए, बट इसको हम अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? इधर एग्जाम्पल में देखिएगा। नीचे आपने सॉल्वेंट ले लिया, ऊपर आपने गैस लिया था। अब क्या इन्होंने बोला कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब देखिए, इस गैस के पार्टिकल्स पे अगर आप ऊपर से प्रेशर डालते हैं और इस गैस के पार्टिकल्स को क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं। ये पार्टिकल्स पास आ जाएंगे और यहाँ इस सरफेस एरिया पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे गैस के वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब आपने इसको कंप्रेस्ड किया तो यहाँ पे सरफेस एरिया पे, सॉल्वेंट के सरफेस एरिया पे आपका क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि सरफेस एरिया पे पार्टिकल्स बढ़ गए तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें सरफेस पे होते हैं वही डिजॉल्व होते हैं सोल्यूशन में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम हेनरीज लॉ की डेफिनेशन को 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम 3 फॉर्म में दे सकते हैं। एक तो हम इस गैस की सॉल्युबिलिटी पर बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे लिक्विड में। दूसरा, इसी गैस के हम अमाउंट के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इस गैस का कितना अमाउंट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, अमाउंट की भी बात कर सकते हैं। दूसरा, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं कि गैस कितना सॉल्युबल है सॉल्वेंट में। दूसरा, किसकी बात कर सकते हैं कि गैस का कितना अमाउंट सॉल्युबल है किसके अंदर? सॉल्वेंट में। तीसरा, इस गैस के मोल फ्रैक्शन की बात कर सकते हैं हम कि गैस पे कितने मोल सॉल्यूशन में क्या है? डिसॉल्व है। ठीक है, तो 3 डेफिनेशन मैं इसके यहाँ पे बताने वाली हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन देखिएगा। हाँ, और जो भी ये प्रोसेस हो रहा होगा सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ की जो भी मैं डेफिनेशन दूंगी सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की जाएगी। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात की जाएगी? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये मैंने बताया था ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स ऊपर जाने लगेंगे, तो यहाँ पे सरफेस पे गैस के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि प्रेशर देंगे तो गैस के पार्टिकल इसके सरफेस पे आएंगे, तो प्रेशर देने की वजह से ये इसमें क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। इसीलिए हमें एक चीज़ को कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे क्या पड़ रहा है? अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे एक चीज़ कांस्टेंट लेके ही बात करनी पड़ेगी। और हेनरी ने अपने लॉ में प्रेशर का इफेक्ट बताया है सॉल्युबिलिटी पर, ना कि टेम्परेचर का। इसलिए टेम्परेचर को हम क्या कर लेंगे? कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सारी डेफिनेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलायता होती है किसमें? इन लिक्विड, किसमें? द्रव में। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू इट्स पार्शियल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन। मतलब ये जो आपका गैस है, इस गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी गैस के पार्शियल प्रेशर पर। मतलब ये गैस अपने ऊपर जितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि इस गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब अपना प्रेशर नहीं लगाते हैं सॉल्वेंट पे, केवल वही पार्टिकल्स सॉल्वेंट पे अपना प्रेशर लगाते हैं या लिक्विड पे अपना प्रेशर लगाते हैं जो इसके कांटेक्ट में होते हैं, लिक्विड के कांटेक्ट में इसके सरफेस एरिया पे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर से क्या सेंस है कि कुछ ही पार्टिकल्स अपना प्रेशर लगाते हैं जो सरफेस एरिया पे होते हैं। किस पे अपना प्रेशर लगा रहे हैं? ओवर द सोल्यूशन।
तो जो सॉल्युबिलिटी, इसमें डेफिनेशन में बताया है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस गैस के पार्शियल प्रेशर के। मतलब ये गैस जितना पार्शियल प्रेशर लगा पा रहा है सॉल्वेंट पे, उतना ही ये गैस इसमें क्या हो पाएगा, डिसॉल्व हो पाएगा। क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, एस यहाँ वेयर, यहाँ पे एस क्या है, सॉल्युबिलिटी, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू आके कांस्टेंट की आता है, कि आप सभी को पता होगा कि कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे एच यहाँ पे बेस पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हेनरी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। अब एक अदर डेफिनेशन की बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन यूनिट मास ऑफ अ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ गैस, ये जो गैस दिख रहा है इसका जो अमाउंट है डिसॉल्व है किसमें, सॉल्वेंट में। पर सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी में, इन यूनिट मास ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के एक यूनिट मास में। अमाउंट ऑफ गैस is dissolved in unit mass of a solvent is directly proportional to the pressure of gas। मतलब ये गैस इस सॉल्वेंट पे जितना प्रेशर डाल रहा है, इस गैस का उतना ही अमाउंट इस सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है इसलिए हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, यहाँ पे P प्रेशर है और W क्या है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट मास ऑफ अ सॉल्वेंट। जो गैस आपका डिसॉल्व हो रहा होगा किसमें, यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के यूनिट मास में। क्लियर हो गया होगा। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। आप एग्जाम में कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं इन दोनों में से, यहाँ पे मैं अलग अलग टर्म्स फॉर्म में बता रही हूँ। If solubility of gas in liquid is measured in terms of mole fraction, then partial pressure of gas in solution। अगर हम इस गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होने को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करें, मैंने बोला ना 3 डेफिनेशन बताऊंगी मैं। तो एक डेफिनेशन मैंने गैस की सॉल्युबिलिटी के बेस पे बता दिया, दूसरी डेफिनेशन मैंने गैस के अमाउंट के बेस पे बता दिया कि गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में। अब तीसरी डेफिनेशन में बताऊंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, कि गैस के कितने मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व है किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के वो पार्टिकल्स जो सोल्यूशन में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज पार्शियल प्रेशर। किसके बराबर होते हैं, पार्शियल प्रेशर के। देखिए पहले मैं बताना चाहूँगी कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन, जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में गैस के कितने मोल डिसॉल्व हैं, अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन का साइन बनेगा ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मीनिंग ये हो गया कि गैस के मोल फ्रैक्शन आपको निकालने, तो सोल्यूशन में गैस के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग समझिएगा, अगर हमें गैस का मोल निकालना है किसमें, सॉल्यूशन में, तो सब जिसका मोल निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे किसका निकालना है, गैस का निकालना है, तो गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इस सॉल्यूशन में गैस के कितने मोल डिसॉल्व हैं वो ऊपर रखते हैं, फिर इस पूरे सॉल्यूशन में कितने मोल हैं वो नीचे रखते हैं, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्यूशन को स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्मॉल एन जो होता है वो सॉल्यूट का होता है, कैपिटल एन किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आ गए। भाई गैस आपने डिसॉल्व किया तो गैस क्या है इसमें, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या आपका, सॉल्वेंट, तभी तो सॉल्यूशन बना है। तो सॉल्यूशन में स्मॉल एन एंड कैपिटल एन दोनों होते हैं। ये आपका स्मॉल एन है, और ये जो आपने जब तक सॉल्यूशन नहीं बनाया, ये जो सॉलिक्विड है ये क्या है, कैपिटल एन है। जब ये दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर आपको इस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो गैस के मोलों की संख्या आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, नीचे सॉल्यूशन के मोलों की संख्या रखेंगे। और अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, सॉल्यूशन के मोलों की संख्या नीचे रखते हैं। क्लियर हो गया मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है।
तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की, क्योंकि पूरी डेफिनेशन में हमने गैस की ही बात की है, तीनों डेफिनेशन गैस की उस पर ही दिया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड डेफिनेशन इसका, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। गैस के जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर पर। डेफिनेशन ये दिख रहा होगा यहाँ पे, KH मैं बार बार बता चुकी हूँ कि हेनरी कांस्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन। क्या निकाल रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं गैस का, किसमें, सोल्यूशन। और फ्रैक्शन वर्ड क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपॉन में होती है तो फ्रैक्शन में होती है, और गैस का निकाल रहे हैं तो गैस ऊपर रख रहे हैं और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, और इनके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया होगा ये आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का सिंबल आएगा, उसको टच करिएगा। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगी उसको इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।